Audio Jungle. आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी टीजीटी साइंस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस फिजिक्स या मॉक टेस्ट के लिए। अब ये जो है ठीक है न्यूटन के गति के प्रथम नियम के क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए कभी कभी हम लोग जो है सिंपल क्वेश्चन इसलिए हमने इसमें दिए हैं कि कभी कभी हम सिंपल में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन है। क्योंकि आपके टीजीटी साइंस में जो है थ्योरी वाले भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, जब एक घोड़ा, ठीक है, देखिए गति का प्रथम नियम जो क्या है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो तब तक गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और अगर वो जड़त्व में है या स्थिर अवस्था में है तो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, जब एक घोड़ा एकाएक दौड़ने लगता है तो घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो एक्चुअल में जड़त्व के कारण ऐसा होता है। देखिए जब घोड़ा एकाएक चल देता है तो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है वो गति में आ जाता है, ठीक है, और ऊपर वाला जो भाग है वो स्थिर रहता है, तो इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए फर्स्ट का ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। सेकंड में क्या है, जब चलती हुई रेलगाड़ी एकाएक रुक जाती है तब यात्री आगे की दिशा में आकस्मिक झटका महसूस करते हैं। तो देखिए जब रेलगाड़ी चल रही है तो हमारे जो पैर हैं, ठीक है, ये रेलगाड़ी के फर्श के संपर्क में रहते हैं, तो ये हमारा नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, ये गति में रहता है। लेकिन ऊपर वाला पोर्शन क्या है, देखिए शरीर का ऊपरी भाग गति अवस्था में रहता है जबकि शरीर की सीट से संपर्क वाला भाग विराम अवस्था में आ जाता है, तो इसलिए यही इसका रीजन है। ठीक है, तीसरा क्या है, किसी पिंड का जड़त्व वह गुण होता है। तो जड़त्व क्या है, विराम अवस्था तथा एक समान रेखी गति दोनों का विरोध करता है। ठीक है, वो विराम अवस्था में है तो उसका विरोध करेगा, एक समान रेखी गति में है तो उसका भी विरोध करेगा, यही जड़त्व का नियम है। यानी जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, किसी एक में नहीं। यहाँ पे देखिए विराम अवस्था में कहा, फिर दूसरे में गति अवस्था में कहा। ठीक है, गति की दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, तो विराम अवस्था में भी ऐसा करती है, इसलिए थर्ड का डी होगा। फोर्थ में क्या है, जब कोई वस्तु चलती हुई बस से उतरता है तब आगे की ओर गिरता है। ठीक है, क्योंकि गति के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग आगे की दिशा में गतिशील रहता है, जबकि पैर जैसी जमीन को छुएंगे, जो कि बस में जब हम उतर रहे थे तो पूरा शरीर हमारा और जमीन, पैर ने जो है जमीन को छुआ तो वो स्थिर होने की कोशिश करते हैं, नहीं या स्थिर हो जाते हैं, इसलिए हम जो है ठीक है आगे की ओर गिरता है। अगर वो दौड़े नहीं तो इसलिए बस से जब आप उतरते हैं तो थोड़ी दूर आपको आगे की तरफ दौड़ना पड़ता है, अदरवाइज हम जो है गिर जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है। ठीक है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है ये जड़त्व को बताता है। एक व्यक्ति नियत वेग से गति करता हुई खुली कार में बैठा हुआ है, वह गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तब गेंद गिरेगी। ठीक है, क्योंकि किस वेग से चल रहा है, नियत वेग से चल रहा है। तो जब नियत वेग से चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति ये है नियत वेग से चल रहा है और ये गेंद को यहाँ उछालेगा तो गेंद भी उसी वेग से, जितनी ये बढ़ेगी उतनी ये बढ़ेगा आगे। ठीक है, तो वो उसी के हाथ में जाकर के गिरेगी। ठीक है, सीधे व्यक्ति के हाथ में गिरेगी। 2 किलोग्राम का पक्षी 1 किलोग्राम, यहाँ पे 1 लिखा है। द्रव्यमान के बंद पिंजरे के अंदर यदि पक्षी उड़ना प्रारंभ कर दे तो इस निकाय का भार क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 किलोग्राम का जो है पक्षी है, ठीक है, और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की बंद पिंजरे के अंदर है, यदि पक्षी उड़ना प्रारंभ कर दे तो इस निकाय का भार होगा। ठीक है, यानी 2 किलोग्राम इसका हो गया और 1 किलोग्राम इसका हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, एक कण नियत चाल से एक सरल रेखी मार्ग पर गतिमान है, बल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बल की आवश्यकता क्यों नहीं होगी, अब नियत चाल से तो चल रहा है। ठीक है, सरल रेखी मार्ग पर गतिमान है, तो अब न्यूटन का नियम यही कहता है कि वो जिस चाल से चल रहा है उसी चाल से तब तक चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए।
तो बल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगर चाल बढ़ानी है तो बल लगाना पड़ेगा, संवेग घटाना है तो बल लगाना पड़ेगा, उसकी दिशा परिवर्तित करना है तो बल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जिस वेग से चल रहा था उसी वेग से चलने के लिए उसमें कोई बल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, 10 में क्या है, बस जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों पर बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका कारण है। ठीक है, तो बाहर की ओर धक्का लगता है, इसका कारण है गति का जड़त्व। ठीक है, जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है। अब देखिए द्वितीय नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लकड़ी के गुटके में 6 सेंटीमीटर धस जाती है, तब गोली द्वारा गुटके पर आरोपित बल है। ठीक है, अब देखिए 6 सेंटीमीटर एक गुटका है। ठीक है, उसमें 6 सेंटीमीटर तक धस जाती है, तो इसका 6/100 इतने मीटर हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.06 मीटर। ठीक है, और जब गोली उसमें धसेगी तो धस करके रुक जाएगी, तो उसका v जो है वो 0 हो जाएगा। u कितना है, 100 मीटर पर सेकंड है, तो उसमें मंदन कितना है, यानी रिटार्डेशन क्या होगा, यानी v बराबर अगर हम u प्लस 80 उसमें लगा दें तो 0 हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है, अच्छा नहीं ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि इसमें टाइम दिया नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा करें, ये वाला लगा दें क्योंकि डिस्टेंस दी गई है। तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। बी की वैल्यू 0 हो गई, ये 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस 2a हमें फाइंड करना है। s कितना है, ये है 0.06। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 100 इंटू 100। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 0.06, ये आ गई a की वैल्यू। अब देखिए f बराबर क्या होता है, m इंटू ए। ठीक है, तो m कितना है, 5 ग्राम है, तो ग्राम के किलोग्राम बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पर आएगा 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 0.06। ठीक है, तो 1 2 3 जीरो से ये 3 जीरो हमने कैंसिल कर दिए। f बराबर आ गया 50 बटे, ठीक है, 0.12। यहाँ डेसिमल हटा दीजिए तो 2 जीरो और आ जाएंगे, बढ़ चुका 48, तो 4 समथिंग आएगा, तो 417 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो होता है वो F बराबर m इंटू ए होता है, तो वो फोर्स को मेजर करता है। तीसरा क्या है, 5 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 100 डाइन का बल 10 सेकंड तक लगता है, वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा। ठीक है, तो देखिए A बराबर जो होगा वो F अपॉन m होगा, क्योंकि ये CGS 100 डाइन जो है ये CGS यूनिट का CGS यूनिट है, और मास भी जो है ये CGS सिस्टम का यूनिट है। तो F कितना हो गया 100 और मास कितना हो गया 5, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर और होना चाहिए था, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा ये आ गया। कुछ हमने 5 ग्राम, ठीक है 5 ग्राम ये हो गया। अच्छा 10 सेकंड के लिए लगता है, 1 मिनट, 100 डाइन का बल 10 सेकंड तक लगता है बस। अच्छा वेग फाइंड करना है, चलिए हमारा ए निकला। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, यानी जो वेग होगा वो a इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 आया था, t से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 आ गया। ठीक है, अच्छा तो इसका जो है वेग पूछ रहा था, तो फिर इसकी स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, तो उसने उसका वेलोसिटी पूछी थी, तो ये आ गई 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब फोर्थ वाले में क्या है, देखिए एक वस्तु तब तक एक समान गति करती रहेगी, एक समान गति तब तक करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, उस पर परिणामी बल शून्य हो।
उस पर परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, तब तक एक समान गति करती रहेगी। ठीक है। अब देखिए अगर इस चीज को आप प्रूफ करना चाहें तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, एफ बराबर होता है एम और ये होगा बी माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए ये कह रहा है कि एक समान गति कर रही है, तो जब एक समान गति करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होगी, यानी हम कह सकते हैं कि u माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो जब u माइनस बी इज इक्वल टू जीरो है तो f बराबर m इंटू जीरो बटे टी, तो फोर्स क्या आ गया, जीरो। तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ वाले में क्या है, दिवाली पर छोड़े जाने वाला रॉकेट 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रति सेकंड इतने किलोग्राम गैस को निष्कासित करता है, रॉकेट पर लगने वाले त्वरक बल का मान क्या होगा। तो उस पर कौन सा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए एफ बराबर एम बी माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। अब m कितना दिया गया, 0.05 kg है। वेलोसिटी कितनी है, ये है 400। ठीक है, क्योंकि और उसने कुछ दिया नहीं है। और t कितना है, पर सेकंड कह रहा है कि वेग से रॉकेट इतने निष्कासित लगने वाले त्वरक बल का मान क्या होगा। तो बस इसी का हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 20 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आएगा, मल्टीप्लाई आप करोगे तो। ठीक है। 6 वाले में क्या है, देखिए 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज सतह पर एक गतिशील 1-2 किलोग्राम का पिंड 2 सेकंड के पश्चात स्थिर हो जाता है। यदि इस पिंड को उसी क्षैतिज सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। ठीक है। देखिए पहले हम इसका फोर्स निकाल लें। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, u बराबर दिया है 4, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और m बराबर दिया है 2 kg। 2 सेकंड के पश्चात स्थिर हो जाता है। तो जब 2 सेकंड के पश्चात स्थिर हो जाता है तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है। तो इस स्थिति में जो है वो उस पर लगने वाला जो है एक्सीलरेशन क्या होगा, चलिए एक्सीलरेशन हम फाइंड कर लें। ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, b माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी कितनी है, 0 है, -4 हो गया, और t 2 सेकंड के लिए तो -2 आ गया एक्सीलरेशन। अब f बराबर होगा m इंटू ए। ठीक है। यदि इस पिंड को उसी क्षैतिज सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। ठीक है। अच्छा, तो उतना ही बल होगा यार इस पिंड को उसी क्षैतिज सतह पर, तो 4 तो पहले ही चल रहा था, ये देखिए 4 ही तो लिखा है। ठीक है, यानी वो ये कह रहा है कि ये जो लास्ट वाला वेग है ये 0 ना हो। ठीक है, यानी एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो अभी यहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं 2 सेकंड के पश्चात स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने -4 न्यूटन का इसमें फोर्स लगाया, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू माइनस में आई थी, तो देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, -4 न्यूटन का फोर्स हमने इसमें लगाया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें विपरीत दिशा में -4 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब अगर उसको हम जिस चाल से वो चल रहा था उसी चाल से चलने के लिए इसमें इतनी प्लस का हमें फोर्स और देना पड़ेगा। आवश्यक बल होगा कितना, 4 न्यूटन का जब हम इसमें बल लगाएंगे। ठीक है, यानी इसको 0 करने के लिए, यानी जिस चाल से वो पहले चल रहा था तो जो अपोजिट फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो उतना ही फोर्स हम उसको जब प्लस में देंगे, जब उतना ही फोर्स हम उसको प्लस में देंगे तब जिस चाल से वो चल रहा था उसी चाल से चलता रहेगा, तो इसका 6 का बी आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, चल लिफ्ट में ऊर्ध्वाधर लटके एक स्प्रिंग तुला पर 2 किलोग्राम का पिंड लटकाया गया है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय जनित त्वरण जी से गतिमान हो तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा। ठीक है,
तो देखिए ये हमारी एक लिफ्ट है, ठीक है, और मान लीजिए ये इसमें कोई तुला लटकी हुई है, इसका मास जो है वो 2 kg है, ठीक है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर, अब इसका भार जो है वो mg ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, और इसका जो प्रतिक्रिया बल है वो मान लीजिए n है, वो ऊपर की ओर लगेगा। अब लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय जनित त्वरण g से गतिमान हो, ठीक है, तो अब ये लिफ्ट जो है नीचे की ओर आ रही, तो अब ये क्या होगा कि n माइनस एम जी बराबर एम जी के हो जाएगा, ठीक है। 7 वाले में n माइनस एम जी बराबर एम जी के हो जाएगा। 2 किलोग्राम का एक पिंड है, ठीक है, तो n बराबर कितना हो गया 2 mg हो जाएगा गुरुत्वीय जनक, तो ये हो गया 2 mg, क्योंकि ये कह रहा है कि गुरुत्वीय जनक त्वरण g से, ठीक है, नीचे की ओर गतिमान हो, तो ये 2 mg आ गया। अब मान लीजिए n बराबर अगर हम m डैश g लिखेंगे तो ये आएगा 2 mg, तो g से g कैंसिल हो गया, ठीक है। एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, एक मिनट। यहाँ इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि चूंकि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, तो प्रतिक्रिया बल जो है वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब ये नीचे की ओर आएगी तो नीचे की ओर आएगी, तो नीचे की ओर तभी आएगी जब mg ज्यादा होगा, तो mg माइनस n बराबर mg के होगा, ठीक है, तो mg माइनस mg बराबर n, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, तो स्प्रिंग तुला का जो पाठ्यांक होगा वो 0 हो जाएगा, शून्य, ठीक है, ये हमने इसको निकाल करके यहाँ बताया है, ठीक है। तो स्प्रिंग तुला का जो पार्ट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जी से आ रही है, इसका मतलब है त्वरण नियत है। अब देखिए 8 में कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न में, यानी उसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 7 में, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लगा दिया। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर नियत वेग, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान हो तब स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा। अच्छा, तो अब 8 वाले क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, ये मान लीजिए तुला है, अब नियत वेग से गतिमान है, यानी मान लीजिए हमने त्वरण ए मान लिया, ठीक है, नियत त्वरण ए ले लिया, ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, और इसका भार mg नीचे की ओर लगेगा। अच्छा, अब प्रतिक्रिया बल n है, तो अब n माइनस एम जी बराबर एम ए होगा, ठीक है, n माइनस एम जी बराबर एम ए होगा। अच्छा, अब इसके बाद इसका वेग नियत है, यानी देखिए n बराबर क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। अब चूंकि वेग क्या है नियत है, तो जब वेग नियत है तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो n बराबर एम जी आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि m डैश जी बराबर एम जी की, तो g से g कैंसिल हो गया, तो m डैश बराबर m, यानी जो पहले उसका मास था अभी भी वही उसका मास होगा, तो 2 किलोग्राम उसका मास रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए 9 वाले में कह रहा उपरोक्त प्रश्न में यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गुरुत्वीय त्वरण से गतिशील है तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा। अभी कह रहा था नियत वेग से, अब कह रहा गुरुत्वीय त्वरण से, ठीक है, तो यानी सेम सिचुएशन है, बस यहाँ पर एम ए की जगह एम जी आ जाएगा, तो एन बराबर कितना हो गया 2 एम जी हो गया, ठीक है, तो एम डैश जी बराबर 2 एम जी आ गया, तो जी से जी कैंसिल हो गया, तो एम डैश बराबर 2 एम आ गया, यानी उसका मास 2 किलोग्राम था पहले, तो अब कितना हो जाएगा 4 kg आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बस लास्ट क्वेश्चन और है, इसमें कह रहा है एक सिक्के को लिफ्ट में गिराया जाता है, जब लिफ्ट स्थिर है तब यदि लिफ्ट की फर्श पर t1 समय में गिरता है, यदि लिफ्ट नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, तो देखिए जब नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है और सिक्के को भी हमने ऊपर की ओर उछाला है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है लिफ्ट में गिराया जाता है, जब लिफ्ट स्थिर है तब लिफ्ट के फर्श पर t1 समय में गिरता है, यानी हमने जब उछाला ये गिरा तो ये टाइम t1 था, और जब ऊपर की ओर जा रहा तो ये t2 है, ठीक है, तो t1 में जो टाइम है वो ज़्यादा है और t2 कम है, तो t1 इज ग्रेटर देन जो है t2 होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।